तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द कॉलोनियल एरा इन इंडिया। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है। तो देखो, जब एक पावरफुल कंट्री किसी कमजोर रीजन पर अपना राज जमा लेती है और उस जगह के लोगों, सिस्टम और रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए यूज करती है, इसे कॉलोनियलिज्म कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं colonialism refers to the practice by which one country takes control of another region, establishes settlements there, and imposes its political, economic, and cultural systems. ये चैप्टर जनरली बच्चों को समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट हम इसे आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मराठास की हार के साथ इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स इंडिया कब और क्यों आए, उन्होंने कौन कौन से पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स लागू किए और इसका इंडियन सोसाइटी और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा। द एज ऑफ कॉलोनियलिज्म। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि कॉलोनियलिज्म का आइडिया कितने पहले से है, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री या टेरिटरी पर कितने पहले से कब्जा करती आई है और वे लोग ऐसा क्यों करते थे। तो देखो, कॉलोनियलिज्म कोई नई चीज नहीं थी। अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा और पीछे जाकर देखें तो हमें पता चलता है कि कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट फर्स्ट मिलेनियम बीसीई तक ट्रेस किया जा सकता है, मतलब आज से लगभग 2000 से 3000 साल पहले से। उस समय दुनिया में बड़े बड़े एंशिएंट एम्पायर्स मौजूद थे जो दूसरे रीजन्स पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करते थे और वहां अपना पॉलिटिकल और कल्चरल इन्फ्लुएंस फैलाते थे। बाद में फर्स्ट मिलेनियम सीई के दौरान जब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जैसे धर्मों का विस्तार हुआ, मतलब आज से लगभग 1000 से 2000 साल पहले। अगेन, हम एक स्पेसिफिक डेट इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि फर्स्ट मिलेनियम सीई एक पूरा टाइम पीरियड होता है जो 1000 सालों का होता है। इसे हम किसी स्पेसिफिक ईयर के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एनीवेज, वापस आते हैं। तब भी कॉलोनियलिज्म का एक अलग रूप देखने को मिलता है, लेकिन जब हम हिस्ट्री में स्पेसिफिकली द एज ऑफ कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है यूरोप का 15th सेंचुरी के बाद का विस्तार। इस दौरान यूरोपियन कंट्रीज ने कुछ ही सेंचुरीज के अंदर दुनिया के बहुत बड़े हिस्सों तक अपना कंट्रोल जमा लिया, जिसमें स्पेन, पोर्चुगल, ब्रिटेन, फ्रांस और नेदरलैंड्स जैसी यूरोपियन पावर्स ने अफ्रीका, एशिया, अमेरिकाज, ऑस्ट्रेलिया और कई पैसिफिक आइलैंड्स में अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की। ज्यादातर केसेस में ये एक्सपेंशन मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के थ्रू हुआ, मतलब सेना और वॉर लड़कर कब्जा कर लेते थे। कई जगहों पर यह प्रोसेस इतना ब्रूटल था कि नेटिव पॉपुलेशंस का मैसेकर कर देते थे, मतलब बहुत सारे निर्दोष लोगों को मारकर उनके एरियाज पर कब्जा कर लेते थे और धीरे धीरे करके पूरे कंट्री पर कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेते थे। और जो लोग इस मैसेकर में बच जाते थे उन्हें गुलाम बना लिया जाता। इस प्रक्रिया का लोकल लोगों पर गहरा और दर्दनाक असर पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि यूरोपियन नेशंस को ये सब करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, या यूं कहें कि यूरोपियन नेशंस ने दुनिया के इतने बड़े हिस्सों पर अपना कंट्रोल क्यों बढ़ाया। इसका जवाब यह है कि उनके पास सिर्फ एक नहीं बल्कि कई रीजंस थे, जिनमें से हमें सिर्फ 5 रीजंस पढ़ना है। जिसमें से पहला था पॉलिटिकल कंपटीशन। यूरोपियन कंट्रीज एक दूसरे को पावरफुल दिखना चाहती थी। हर कंट्री चाहती थी कि उसके पास ज्यादा लैंड हो, ज्यादा कॉलोनीज हो और दुनिया में उसकी पहचान एक स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में हो। दूसरा था नेचुरल रिसोर्सेज की तलाश। यूरोप को रॉ मटेरियल्स चाहिए थे, जैसे कॉटन, स्पाइसेस, मिनरल्स एक्सेट्रा। ये चीजें उन्हें अपनी कॉलोनीज में आसानी से नहीं मिलती थी, इसलिए वो नए एरियाज पर कब्जा करके वहां के रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए यूज करते थे। थर्ड रीजन था नए मार्केट्स की जरूरत। यूरोपियन कंट्रीज अपनी फैक्ट्रीज में कपड़े, मशीन्स और दूसरी चीजें बनाती थीं और इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए उन्हें नए मार्केट्स की जरूरत होती थी, इसलिए वो इन्हें अपनी कॉलोनीज में बेचते थे जहां उन्हें ज्यादा प्रॉफिट मिलता था। फोर्थ रीजन था नए ट्रेड रूट्स। ट्रेड रूट्स का मतलब होता है माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का रास्ता। कॉलोनीज पर कंट्रोल होने से ट्रेड रूट्स भी उनके हाथ में रहते थे, जिससे माल एक जगह से दूसरी जगह आसान और सेफ तरीके से पहुंचता था। फिफ्थ और आखिरी रीजन था लूट या प्लंडर। कई बार यूरोपियन पावर्स गोल्ड, सिल्वर और दूसरी कीमती चीजें सीधा लूटकर अपने देश ले जाती थीं। इससे उनकी वेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। इन सब रीजंस के अलावा एक और इंपॉर्टेंट मोटिव था। जो यूरोपियन थे उनका रिलीजन क्रिश्चियनिटी था और वो चाहते थे कि दुनिया के लोग भी इस धर्म को अपनाएं, इसलिए उन्होंने इंडिजिनस पॉपुलेशंस को, मतलब जो लोकल लोग थे, उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना अपना एक इंपॉर्टेंट मोटिव बनाया। साथ ही यूरोपियन पावर्स नए लैंड्स, प्लांट्स और ज्योग्राफी को समझने के लिए साइंटिफिक इंक्वायरी भी करती थी। ये भी कॉलोनियल एक्सपेंशन का एक रीजन था, क्योंकि नए रीजन्स और उनके रिसोर्सेज को समझने से उनका कंट्रोल और पावर और ज्यादा स्ट्रांग होता था। और पता है ये सब करके वो क्या कहते थे? ऐसा करके यूरोपियन कॉलोनाइजर्स ये कहते थे कि वो लोकल लोगों को सिविलाइज्ड बना रहे हैं, मतलब सभ्य बना रहे हैं और उनके यहाँ प्रोग्रेस करना चाहते हैं।
पर दोस्तों, रियलिटी में कॉलोनियलिज्म की वजह से कॉलोनाइज्ड रीजन्स यानी जहां पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया हुआ था, वहां की इंडिपेंडेंस चली गई। कॉलोनाइजर्स ने वहां के नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया, लोकल लोगों के ट्रेडिशनल तरीके बर्बाद हो गए और उन पर फॉरेन कल्चर और वैल्यूज थोप दी गई। जैसे जैसे समय गुजरता गया, कई कॉलोनाइज्ड रीजन्स में लोगों ने कॉलोनाइजर्स के खिलाफ रेजिस्टेंस करना शुरू कर दिया। आखिरकार 20th सेंचुरी के बीच तक, करीब 1940s से 1950s तक और खासकर वर्ल्ड वॉर II के बाद कॉलोनियलिज्म धीरे धीरे कम होने लगा। इस दौरान दुनिया के कई कॉलोनाइज्ड देशों ने आजादी हासिल की और इसमें से हमारा प्यारा देश भारत भी था। पर यह सब हमारे कंट्री में कैसे शुरू हुआ, कैसे ब्रिटिशर्स ने यहां अपना रूल एस्टैब्लिश किया, चलिए जानते हैं इस वाले टॉपिक में, जो है यूरोपियन इन इंडिया। ये सारे वो यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां के ट्रेडर्स इंडिया आए थे, जो है पोर्चुगल, ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क और नेदरलैंड्स, जहां के ट्रेडर्स को डच भी कहते हैं। लेकिन यूरोपियंस के आने से बहुत पहले ही इंडिया का ट्रेड दुनिया के कई हिस्सों से होता था। लगभग 2000 साल पहले इंडिया ग्रीक्स और रोमन्स के साथ व्यापार करता था। एक्सपोर्ट्स में इंडिया से स्पाइसेस, कॉटन, आइवरी, जेम्स, सैंडलवुड, टीक वुड और वुड स्टील जैसे प्रोडक्ट्स मेडिटेरेनियन रीजन में बहुत डिमांड में थे। मतलब यूरोप और उसके आसपास के एरियाज में काफी डिमांड में थे। 16th सेंचुरी तक, जब तक यूरोपियन पावर्स इंडिया तक समुद्र के रास्ते नहीं पहुंचे थे, तब तक इंडिया एक बहुत स्ट्रांग इकोनॉमिक और कल्चरल पावर हाउस था। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इकोनॉमिस्ट एंगस मैडिसन के हिस्टोरिकल एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इस पीरियड में इंडिया दुनिया के टोटल जीडीपी का कम से कम 1/4 हिस्सा कंट्रीब्यूट करता था। इस वजह से इंडिया चाइना के साथ मिलकर दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक था। पर इसी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पर मानो जैसे किसी की नजर लग गई। इंडिया की बड़ी और मजबूत इकोनॉमी ने यूरोपियन पावर्स को अट्रैक्ट किया और यहीं से उनके कॉलोनियल एम्बिशंस ने जन्म लिया, जिसका असर बाद में पूरे देश को भुगतना पड़ा। अब हम यूरोप के पहले कॉलोनियल पावर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूरोप में सबसे पहले पोर्चुगीज इंडिया आए। उस टाइम यूरोप के लोग नए ट्रेड रूट्स और प्रॉफिटेबल मार्केट्स की तलाश में थे, जहां वो अपना ट्रेड कर सके। इसी खोज के दौरान पोर्चुगीज एक्सप्लोरर और उनका नेविगेटर, या यूं कहें कि उनका लीडर, जिसका नाम था वास्को ड गामा, मई 1498 में कप्पाड़ पहुंचा, जो आज कोझिकोड, केरला के पास है। वास्को ड गामा का ये अराइवल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इससे पहली बार यूरोप ने इंडिया तक का डायरेक्ट समुद्री रास्ता खुद ढूंढा। इसका फायदा यूरोपियंस को ये हुआ कि पहले उन्हें मिडिलमैन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ा। मतलब पहले क्या होता था कि अगर उन्हें इंडिया से यूरोप तक कोई सामान ले जाना होता था, तो उन्हें अरब और मिडल ईस्ट रीजन से होकर जाना पड़ता था, जहां बीच बीच में लोकल ट्रेडर्स इन्वॉल्व होते थे। पर अब वास्को ड गामा के डायरेक्ट सी रूट की खोज के बाद यूरोपियंस डायरेक्ट सी रूट के थ्रू ट्रेड कर सकते थे। इससे ट्रेड सस्ता और फास्ट हो गया और इसी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ने आगे चलकर कॉलोनियल रूल को भारत में फैलाने में मदद की। जब वास्को ड गामा पहली बार भारत आया, तो हमारे लोगों ने उसका स्वागत किया, लेकिन उसका बिहेवियर काफी अग्रेसिव और घमंडी था। इसी वजह से वो लोकल रूलर्स के साथ फ्रेंडली रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं कर पाया और ज्यादा टाइम तक इंडिया में टिक नहीं सका और आखिर में उसे वापस जाना पड़ा। लेकिन उस बंदे ने हार नहीं माना। लगभग 4 साल बाद वो फिर से इंडिया आया, लेकिन इस बार वो पहले से और ज्यादा वायलेंट हो चुका था। मतलब अपनी दूसरी यात्रा के दौरान उसने इंडियन मर्चेंट्स को पकड़कर टॉर्चर किया और उनकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने कैलिकट पर समुद्र से बम्बार्डिंग भी कराई। इस बार उसका मकसद सिर्फ ट्रेड नहीं था, बल्कि डर का माहौल बनाकर अपना कंट्रोल जमाना था। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब वास्को ड गामा ये सब कर रहा था, तो उस समय हमारी कानून व्यवस्था कहाँ थी और लोकल महाराजाओं ने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या उस समय हम इतने वीक थे? तो जवाब है नहीं। हम उस समय पर भी बहुत पावरफुल थे, लेकिन उस समय इंडियन रूलर्स की पावर ज्यादातर जमीन और कोस्टल शहरों तक ही सीमित थी। समुद्र में उनका डायरेक्ट कंट्रोल बहुत कम था। इसी वजह से वास्को ड गामा जैसे लोग समुद्र से हमला करते थे और तुरंत कोई उन्हें रोक भी नहीं पाता था। और उसके साथ ही पोर्चुगीज शिप्स जिसे वास्को ड गामा ऑपरेट कर रहा था, वो ज्यादा पावरफुल थे। उनके पास एडवांस्ड वेपन्स और कैनन्स थे, जबकि इंडियन मर्चेंट्स के जहाज ट्रेड के लिए बने होते थे, युद्ध के लिए नहीं। इसी वजह से पोर्चुगीज का दबदबा ज्यादा था। आया समझ? यहां से पोर्चुगीज ने धीरे धीरे इंडिया के कई स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स पर कब्जा कर लिया, जिसमें उनका सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर बना गोवा, जिसे उन्होंने 1510 में कब्जा लिया और वही उनकी इंडियन कॉलोनी की कैपिटल भी थी। इसके अलावा मालाबार और कोरोमंडल कोस्ट्स पर उन्होंने कई ट्रेडिंग पोस्ट्स एस्टैब्लिश किए। लेकिन इसके बाद पोर्चुगीज के सामने एक बड़ी समस्या आ गई कि इतने बड़े समुद्री ट्रेड पर कंट्रोल कैसे किया जाए। इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए उन्होंने काफी इंटेलिजेंट आइडिया निकाला, या यूं कहें कि एक सिस्टम लागू किया, जिसे कार्टा सिस्टम कहा गया।
इस सिस्टम के तहत अरेबियन सी में चलने वाली हर शिप को पोर्चुगीज से परमिट लेना जरूरी था। जिनके पास ये परमिट नहीं होता था, उनके शिप्स को पोर्चुगीज ऑफिशियल्स के द्वारा सीज कर लिए जाते थे। लेकिन पोर्चुगीज रूल सिर्फ ट्रेड तक ही सीमित नहीं था। वेस्टर्न इंडिया, खासकर गोवा में पोर्चुगीज का शासन धार्मिक अत्याचारों के लिए भी जाना जाता है। 1560 में गोवा में पोर्चुगीज ने एक इंक्विजिशन की शुरुआत करी, जिसके तहत हिंदूज, मुस्लिम्स, ज्यूज और उन क्रिश्चियन कॉन्वर्ट्स को भी सजा दी जाती थी जो अपने पुराने धर्म को छुपकर फॉलो करते थे। मतलब सपोज करो, अगर किसी हिंदू व्यक्ति को उन्होंने जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया और उसके बावजूद अगर वो हिंदू बंदा क्रिश्चियनिटी ना फॉलो करके अपने पुराने धर्म को फॉलो करते हुए पाया गया, तो उसे भी पोर्चुगीज सजा देते थे। मतलब पहले ये लोगों को पकड़कर जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कर देते थे, उसके बाद जो लोग सीक्रेटली अपना पुराना धर्म मानते थे उन्हें सजा दी जाती थी। इस दौरान जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, कई हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया और लोकल लोगों पर कई तरह के अत्याचार किए गए। आखिरकार गोवा इंक्विजिशन को 1812 में समाप्त किया गया। इस तरह पोर्चुगीज ने ट्रेड और धार्मिक दबाव के जरिए सिर्फ इंडिया के कुछ हिस्सों पर ही अपना कंट्रोल बना पाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया, उनकी पावर धीरे धीरे कम होने लगी और इसी बीच एंट्री होती है दूसरी यूरोपियन पावर की, जो थे डच। पोर्चुगीज के लगभग 100 सालों बाद, यानी 17वीं सेंचुरी के शुरुआत में डच इंडिया आए। पोर्चुगीज के मुकाबले डच का मेन फोकस धर्म या अत्याचार से ज्यादा ट्रेड और कमर्शियल डोमिनेंस पर था, खासकर स्पाइस ट्रेड पर, यानी मसालों के व्यापार पर, जिसके लिए उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। इस कंपनी के थ्रू उन्होंने इंडिया के कई हिस्सों में ट्रेडिंग पोस्ट एस्टैब्लिश किए, जैसे वेस्ट कोस्ट पर सूरत, भारुच और कोचिन जैसे पोर्ट्स थे, जबकि ईस्ट कोस्ट पर नागपट्टिनम और मछलीपट्टिनम जैसे सेंटर्स बनाए गए। आज के केरला में डच का डोमिनेंस सबसे ज्यादा था, जहां उन्होंने कई जगहों पर पोर्चुगीज को हटाकर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। यहां तक तो सब सही चल रहा था, पर 1741 में शुरू हो जाता है बैटल ऑफ कोलाचेल। इस बैटल में हुआ क्या कि ट्रैवनकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने अपनी सेना के साथ मिलकर डच फोर्सेस के साथ लड़ाई शुरू कर दी और उन्हें जमीन और समुद्र दोनों पर डिसाइसिवली हरा दिया। जहां यूरोपियन आर्मी अपनी एडवांस्ड वेपन्स और नेवल पावर के बावजूद लोकल एशियन पावर के सामने हार गई। ये लड़ाई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उन गिनी चुनी एग्जाम्पल्स में से एक है जहां एक एशियन किंगडम ने यूरोपियन कॉलोनियल फोर्स को पूरी तरह से रिपेल कर दिया, मतलब आगे बढ़ने से रोक दिया। इस हार के बाद डच का प्रभाव तेजी से कम होता गया और इंडिया में उनकी कॉलोनियल पावर ट्रेड तक ही सीमित रह गई। डच के बाद फ्रांस कहां पीछे रहने वाला था, इसलिए फ्रांस भी इंडिया में अपनी जगह बनाने के लिए आगे आया। फ्रेंच सबसे बाद में इंडिया में एंट्री करने वाली बड़ी यूरोपियन पावर थी। उन्होंने 1668 में सूरत में अपना पहला ट्रेडिंग पोस्ट एस्टैब्लिश किया और फिर 1674 में पौंडीचेरी में अपना मेन सेंटर बनाया। यहीं पर फ्रेंच ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, जिसका नाम फ्रेंच में कंपैग्नी दीज इंडीज ओरिएंटल्स रखा गया। फ्रेंच सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, बल्कि उनका सपना था कि इंडिया में एक फ्रेंच एम्पायर एस्टैब्लिश किया जाए, जिसको पूरा करने का काम किया इस बंदे ने। इसका नाम था ड्यूप्लेक्स। ड्यूप्लेक्स 1742 से 1754 तक फ्रेंच इंडिया का गवर्नर जनरल रहा। मतलब फ्रांस का जो इंडिया के साथ ट्रेड होता था, उसकी देखरेख की जिम्मेदारी इस बंदे की थी। इसका मानना था कि सिर्फ ट्रेड से इंडिया पर कंट्रोल नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इसने दोनों पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रैटेजीज अपनाई, जिसके लिए इसने दो चीजें करी। सबसे पहले ड्यूप्लेक्स ने इंडियन सोल्जर्स को यूरोपियन मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू किया। उन्हें मॉडर्न तरीके से मार्च करना, लाइन में लड़ना, गन्स और कैनन्स का यूज करना सिखाया गया। इस तरह से एक डिसिप्लिन वाली आर्मी तैयार हुई, जिसे सिपॉय कहा जाता था। यह पहली बार था जब यूरोपियन स्टाइल की ट्रेंड इंडियन आर्मी में यूज किया गया। इसके साथ ही ड्यूप्लेक्स ने इनडायरेक्ट रूल की पॉलिसी अपनाई। इसका मतलब यह था कि फ्रेंच खुद सीधा राज्य पर रूल नहीं करते थे, बल्कि लोकल इंडियन राजा महाराजाओं को सपोर्ट करते थे। अगर किसी राज्य में गद्दी को लेकर झगड़ा होता था, तो फ्रेंच अपने फेवरेट कैंडिडेट को पावर में लाते थे। बदले में वो राजा फ्रेंच के कहने पर काम करता था। फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही इंडिया में सबसे पावरफुल यूरोपियन पावर बनना चाहते थे। दोनों का मकसद सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल और मिलिट्री कंट्रोल भी एस्टैब्लिश करना था। इसी कंपटीशन और पावर स्ट्रगल से उनके बीच कार्नाटिक वॉर्स 1746 टू 1763 शुरू हो जाती हैं। कार्नाटिक वॉर्स असल में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुई लड़ाई थी, लेकिन इसका मेन बैटलफील्ड इंडिया बना। मतलब लड़ाई मेनली इंडिया में लड़ी गई थी, खासकर साउथ इंडिया का कार्नाटिक रीजन में। इन वॉर्स में यूरोपियन पावर्स ने लोकल इंडियन रूलर्स, उनकी आर्मीज और रिसोर्सेज का यूज करके एक दूसरे को हराने की कोशिश की। इस वॉर की शुरुआत में फ्रेंच को कुछ सफलता मिली, जैसे 1746 में ड्यूप्लेक्स ने अपनी सेना के साथ मिलकर मद्रास पर कब्जा जमा लिया, जो आज का चेन्नई है।
लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन बदलता गया। ब्रिटिशर्स ने अपने आर्मी की पावर्स को इम्प्रूव किया, जिसकी वजह से वो लोग आगे निकल गए। आखिरकार फ्रेंच को लगातार हार का सामना करना पड़ा और उनकी कॉलोनियल पावर सिमटकर सिर्फ पौंडीचेरी और कुछ छोटे छोटे एनक्लेव्स तक ही रह गई। दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हम फ्रेंच के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये ब्रिटिशर्स बीच में कहां से आ गए? ये आप अगले टॉपिक में खुद ही समझ जाओगे। अगर हम कंक्लूजन देखें तो पोर्चुगीज के मुकाबले फ्रेंच ने आमतौर पर इंडियन समाज और धर्म में ज्यादा दखल नहीं दिया। हाँ, एक रेयर घटना 1748 में हुई, जब ड्यूप्लेक्स के हुक्म पर पौंडीचेरी का वेदपुरीश्वरन मंदिर तोड़ दिया गया। पर यह फैसला भी ड्यूप्लेक्स ने जेजुइट प्रीस्ट्स और अपनी पत्नी के दबाव में लिया था। इसके अलावा फ्रेंच ज्यादातर व्यापार पर ही फोकस करते रहे और इंडिया में उनका राज और प्रभाव हमेशा सीमित ही रहा। इस तरह पोर्चुगीज, डच और फ्रेंच जैसे यूरोपियन पावर्स अलग अलग तरीकों से इंडिया में अपना कंट्रोल और इन्फ्लुएंस बनाना चाहते थे। किसी ने ट्रेड के थ्रू, किसी ने मिलिट्री पावर के थ्रू और किसी ने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से इंडिया में अपना एम्पायर बनाने का ट्राई किया। लेकिन इनका कंट्रोल या तो सीमित रहा या फिर धीरे धीरे कम होता गया। अब यहां से कहानी एक नए और ज्यादा पावरफुल मोड़ पर पहुंचती है। अब हम उस पावर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो इन तीनों यूरोपियन पावर्स से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ इंडिया में आए, और वो थे ब्रिटिश। यहीं से शुरू होता है इंडिया के इतिहास का सबसे डिसाइसिव फेज, जिसे हम इस वाले टॉपिक एंटर द ब्रिटिश में पढ़ेंगे। ब्रिटेन ने लगभग 200 सालों तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर रूल किया। अब सवाल यह है कि ये कैसे हुआ? तो देखो, ब्रिटिश का इंडिया पर कब्जा एक दिन में किसी बड़े युद्ध को लड़कर नहीं हुआ, बल्कि ये एक स्लो और प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी। शुरुआत में ब्रिटिशर्स भी उन तीनों यूरोपियन कंट्रीज की तरह ट्रेडर्स बनकर आए थे। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आपको यहां तक चैप्टर क्लियरली समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट पार्ट आए तो वो सबसे पहले आपके होम स्क्रीन पर दिख जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।